तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। बच्चों को बीमारियां आम बात है। भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम बच्चों की जो उम्र है उसमें हर 100 बच्चों में लगभग 12 बच्चे असल में 5 साल से कम उम्र के हैं। छोटी उम्र में बच्चों में बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। भारत में बच्चों के खराब स्वास्थ्य का कारण रहन सहन के खस्ता हालत भी हैं। इन हालातों के कारण ही कुपोषण संक्रमण के रोग जो होते हैं वो बच्चों को परेशान करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बनती हैं। बच्चों की इन्हीं बीमारियों पर आज होगी बात इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। बच्चों का बचाव बीमारियों से कैसे करें? जुकाम से त्रस्त व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें। बच्चों को टोपी, दस्ताने, मोजे पहनाएं। ठंड या सर्दी लगने जैसी जो बीमारियां होती हैं, सर्दियों के मौसम में बच्चों को गर्म पानी पीने को दें। सोते समय उनका मुंह और नाक खुला रखें। जिस कमरे में बच्चे हों उसे गर्म रखें। बच्चों को रखा खाना न दें, गुनगुना दूध दें। खुद इलाज न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सर्दी में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जरूरत होती है। सर्दी के मौसम में कई ऐसी बीमारियां हैं। बदलते मौसम से होने वाली बीमारी, बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, कोल्ड, डायरिया का खतरा होता है। डेंगू वायरस इन्फेक्शन होने का भी खतरा बच्चों में होता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, इस तरह की तकलीफ भी हो सकती है। आंखों में जलन, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, गले में दर्द, ज्यादा टीवी, फोन देखने से आंखों पर असर पड़ सकता है। तो ये वो तमाम बीमारी हैं जो बदलते मौसम में होती हैं। कई तरह की और भी बीमारी होती है। हालांकि वायरल बीमारियों से कैसे बचें? सब्जी, तली भुनी बाहर की चीज खाने से परहेज करें। सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। अस्थमा और हार्ट के रोगी बारिश में भीगने से बचें। बारिश में भीगने पर बालों को सुखाएं, सूखे कपड़े पहने। घर, छत और आसपास बारिश का पानी जमा ना होने दें। बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन करने से बचें। हालांकि बीमारियों पर किस तरह से मनोहर सरकार प्रयास कर रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएससी में भी डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। अस्पतालों में सही ढंग से दवाओं का वितरण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग मुहिम प्रदेश सरकार की तरफ से लाई जा रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए जिलों में टीमें गठित की गई हैं। अस्पतालों में अलग से बच्चों के लिए वार्ड भी बनाए गए हैं। तो बच्चों से जुड़ी इन्हीं बीमारियों पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीसी गढ़वाल साहब हैं हमारे साथ, एसएमओ हैं फरीदाबाद नागरिक अस्पताल, और डॉक्टर अंजनी अग्रवाल भी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। टीसी गढ़वाल साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा। बच्चों में जो बीमारियां आमतौर पर देखी जाती है और खास तौर पर क्योंकि बदलते मौसम में ये वक्त ऐसा है जब कई तरह की बीमारियां बच्चों को होती हैं, किस तरह की बीमारियां बदलते मौसम में बच्चों को परेशान कर सकती हैं? देखिए विषय ये आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है उसके अंदर बेसिकली बच्चों को एक तो खांसी है, बुखार है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा सांस की दिक्कत की भी प्रॉब्लम हो रही है जी। आमतौर पर खांसी, बुखार, इस तरह की चीजें जो हैं बच्चों को परेशान करती हैं, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ ये सावधानियां हमें बरतनी होंगी? क्योंकि कई सवाल लोगों के मन में भी होते हैं और कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से लगातार स्वास्थ्य को लेकर लोग थोड़े जागरूक हुए हैं। लोगों के मनों में सवाल भी कई उठे हैं, कई ऐसे सवाल भी आए हैं इम्यूनिटी को लेकर। क्या इम्यूनिटी एक फैक्टर है जो बच्चों को भी काफी हद तक बचाकर रख सकती है, और किस तरह के बचाव या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसमें जितने भी आपके जो आजकल जो मौसम बदल रहा है उसमें जैसे बुखार है, खांसी है और सांस की दिक्कत हो रही है, जी। तो उसमें लेके देखिए जो उनके माता पिता जी हैं तो उनको मैं एक बार में ये कहूँगा कि जो भी अपना जो टीकाकरण है वो अपना पूरा कराएं, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बच्चों के लिए भी बेहतर रहेगी। और जैसे जैसे हमारी जो भारतीय सरकार है और जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है जी। अगर बच्चों के लिए भी टीकाकरण लेकर आएंगे तो उससे हम जो टीका उनको लगेगा तो उनसे इम्यूनिटी और बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले जो भी उनके जो देखे जो माता पिता जी कर रहे हैं
उनको ये चाहिए कि मतलब कि बच्चों को जो आजकल जो ठंड का मौसम है उससे थोड़ा सा बचा के रखें, कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, गर्म कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, और बाकी जो ठंडे पेय वगैरह जो बच्चों को मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनसे दूर रखें। और अपनी इम्यूनिटी बच्चों को कोविड से दूर रखने के लिए एक तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल भी करें, और साथ जी साथ में जो अपना टीकाकरण है उसको भी पूरा अपना कराएं। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अंजनी अग्रवाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। बदलते मौसम में जो ये आमतौर पर ये बीमारी होती है, सर्दी खांसी जुकाम, इनसे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? नॉर्मली ये क्या है, वायरल इलनेस होती है। जी और जब मौसम बदलता है तो बच्चे अपना लापरवाही बरतते हैं, कई बार सीधी कोल्ड एयर का एक्सपोजर हो जाता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि बच्चे को एकदम से ठंडी हवा में ना लेके जाएं, और कभी अगर उनको सफर करना पड़े तो मुंह पर कुछ कपड़ा वगैरह रखें। और बच्चों को ज्यादा जैसे कि पानी का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि ये बदलता मौसम होता है तो बच्चे ड्राइनेस के कारण वायरल डिसीज का ज्यादा डर रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को थोड़ा गर्म पेय दे, गर्म पानी दे, सूप दे उनको, और ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में ना लेके जाएं। इससे ज्यादा बेटर है कि अगर बच्चों का हम वैक्सीनेशन पूरा करवा दें और उनकी वैक्सीनेशन पूरी कराएं तो काफी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता जी बिल्कुल। कई तरह के ऐसे मामले देखे गए हैं अग्रवाल साहब। बच्चों में आजकल ये एक कॉमन सी एक चीज़ आती है जो परिजनों को परेशान करती है कि बच्चों की ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो हो रही है। क्या ये भी किसी तरह की बीमारी है? किस तरह के लक्षण हैं? नहीं, देखिए, बच्चों की जो ग्रोथ का स्लो होना एक तरह की बीमारी है जिसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिस्से के अंदर लेते हैं। ज्यादातर ये जो बीमारियां हैं या तो जेनेटिक्स होती हैं, यानी कि अगर माता पिता दोनों की हाइट वगैरह कम है, ग्रोथ कम है, तो वो भी कारण हो सकता है। जी कुछ बीमारियां हैं अगर कि बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो ये हो सकती हैं। कई बार बच्चों को The person you are जी, speaking लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। टीसी गिडवाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा इसी सवाल के साथ। जो ये ग्रोथ ना होने की एक परेशानी है, ये किस तरह की बीमारी है जो अग्रवाल साहब भी बता रहे थे? गिडवाल साहब। देखिए, मैं कहूँगा जो ग्रोथ वगैरह की बीमारियां हैं उससे भी उसका जो है इम्यूनिटी से उसका भी काफ़ी लिंक है। जी तो उसमें ये है कि जैसे कि बच्चों को, जैसे हम जो माता पिता से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उनका जो खाना पीना है, और जो आजकल जो मौसम है या उसमें जो भी खाना पीना बच्चों को दिया जा रहा है या वो अपने लिए सेवन के लिए लेते हैं, तो उनको साफ सफाई उसमें रखें, जी और जितनी प्रोटीन वर्धक जितनी चीज़ें होती हैं उनको जी सेवन उनको ज़्यादा करें, ताकि उससे जो है टीका आने से पहले जो भी है उनसे भी जो हमारे जो खाना पीना हमारा हमारा अच्छा रहेगा तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जी। ज़ाहिर तौर पर न्यूट्रिशंस का ख्याल रखना होगा। इम्यूनिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल है अपने बच्चों से जुड़ी किसी बीमारी के सवाल का सवाल आपके मन में है और आप उसका जवाब चाहते हैं, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि उसके साथ साथ एक अपील ये भी, जब भी आप खबरफास्ट पर अपने सवाल को लेकर फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें। उससे बेहतर तरीके से आप फ़ोन पर अपना सवाल पूछ पाएंगे और अपना जवाब ले पाएंगे। गिरवाल साहब, सांसों से जुड़ी परेशानियां भी बच्चों में खासी देखी गई है और ये शिकायतें आमतौर पर होती हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो बिल्कुल ठीक है, जैसे आजकल के मौसम में जो है सांस की दिक्कत ही बढ़ती है। जी तो सबसे पहले मैं जो पेरेंट्स उनको ये कहना चाहूँगा कि जो उनका जो टीकाकरण वगैरह जो होता है बच्चों का, उसको पहले अपना पूरा कराएं। जो रूटीन का हमारे इम्यूनेशन वगैरह होता है जी उससे भी काफ़ी बीमारी हमारी सांस की रुक सकती हैं। और प्लस आजकल के मौसम में जैसे कि जिसमें ठंड के साथ साथ जो धूल वगैरह मिट्टी मिली होती है उससे उनका बचाव रखें। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि बल्कि जो उनको जो सेवन दें, जो गर्म पेय होते हैं उनका सेवन कराएं, ठीक है, और बाकी जो ठंडी चीजें हैं उनसे उनको दूर रखें। और जी कपड़ों के भी ये है कि जो आजकल जो जैसे मौसम शुरू हो चुका है तो उनको कोशिश बच्चों को ये जो है गर्म कपड़े पहनाए जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो पिछले दिनों हमने देखी कि बच्चों में कोरोना के वक्त MIS-C जैसी एक जटिलता बच्चों में दिखी, इसके बारे में आपसे समझना चाहूँगा।
देखिए, इसके बारे में ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि हम जो टीकाकरण, जो कोविड टीकाकरण है, जितने हमारे जो माता पिता हैं, जी अगर उनका टीकाकरण हम इम्प्रूव करेंगे, या जो फर्स्ट डोज है, जो सेकंड डोज है, जो भी अपने एरिया में लगवा रहे हैं, उससे ये है कि जो उनकी इम्यूनिटी जो बढ़ेगी, तो उससे ये है कि जो बच्चों का जो है उस पर असर इतना, उनकी जो पेरेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ने से ही हो जाएगा कि जो बच्चों हैं उनका जो एक जोन बन जाएगा उनके अंदर, जिसे हम हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो उससे जो है उनको काफी फर्क पड़ेगा उसमें। जी। लेकिन किस तरह की ये बीमारी है, किस तरह से इससे बचाव हो सकता है, ये आप थोड़ा समझा पाएं अगर। इसमें यही है कि देखिए, जो आजकल जो मौसम है, वही बात है कि जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल के मौसम में जो बच्चों को खांसी, बुखार, जो बीमारियां लग रही हैं, वो कोशिश करें पेरेंट्स वगैरह कि उनको दूर रखें, ताकि ये चीज जो है आगे जाके उसका रूप ना ले लें। जी। चलिए ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। सचिन हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं। सचिन का सवाल लेकर अंजनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। देखिए, जो बच्चों में डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जो बदलते मौसम में क्या भूख प्यास पे भी बच्चों पे असर पड़ता है? क्योंकि मेरा बच्चा 3 साल का है जी और वो खाने पीने में अभी कोताही कर रहा है आजकल कुछ दिनों से। ये भी कोई कारण हो सकता है बदलते मौसम का, डॉक्टर साहब? अंजनी जी। पूरा चेन इसके अंदर कई बच्चों की जो भूख वगैरह है उस पे फर्क पड़ जाता है, तो इसके लिए ज्यादा फास्ट फूड की तरफ मत लेके जाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चों को हम फास्ट फूड की तरफ ले जाते हैं, तो उसके कारण बच्चे जो नॉर्मल फूड है वो नहीं खाते हैं, और ज्यादातर वो क्या है कि अब उनकी भूख कम हो जाती है। और खाने से पहले कोई स्वीट्स वगैरह ना दें, मिठाइयाँ वगैरह ना दें, तली तली चीजें ना दें, और सिंपल आहार दें, और जिस पौष्टिक आहार दें जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फल, फ्रूट, सब्जियां, सबका मिश्रण हो। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अंजनी, एक और चीज़, क्योंकि देखिए आजकल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इसको लेकर अलग अलग डिबेट्स भी चल रही हैं, सरकार इसको लेकर एक्शंस भी ले रही है, लेकिन ऐसे में बच्चे कितने वल्नरेबल हैं इस पॉल्यूशन के चलते? देखिए, पोल्यूशन के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि पोल्यूशन का जो ये स्तर है बहुत ज्यादा है, इसके अंदर बच्चों को नॉर्मली सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चों के फेफड़े के अंदर जो नलियां होती है बहुत छोटी होती हैं, और जैसे ये जो अपना पोल्यूशन के अंदर जो कण होते हैं उसके कारण बच्चों के अंदर, फेफड़े के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इसमें ज्यादातर लोगों को सांस की बीमारियां, अस्थमाटिक अटैक, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। तो इनका बचाव के लिए हम मास्क यूज कर सकते हैं, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें वो बच्चे। जी बिल्कुल। गिरवाल साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि आमतौर पर कोई भी हमें बीमारी होती है, किसी तरह का फ्लू या वायरल या बुखार हुआ, तो हम खुद को ही सेल्फ मेडिकेट करते हैं। कम से कम अडल्ट्स में तो एक धारणा बनी हुई है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये बच्चों के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? देखिए, इसके बारे में ये जब कहूंगा हम कि बच्चों के खुद अपना इलाज कर जी अंजलि जी, लौट रहा हूँ आपके पास। सवाल गिरवाल साहब से। हाँ जी, देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों के रिगार्डिंग जो है कि बिल्कुल इतना इसका रिस्क ना लें, और इसके लिए बिल्कुल ठीक है कि जो आप घर में जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो तो लेते रहें साथ में, लेकिन बिल्कुल जो आपके जो बच्चा विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनको अवश्य दिखाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंजनी जी। देखिए, ज्यादातर इसमें यही होता है कि कोई सीरियस इलनेस मिस होने का डर बहुत रहता है, इसलिए एक अपने जो भी बाल रोग चिकित्सक हैं या कोई भी आपके फैमिली फिजिशियन है तो उनसे कंसल्ट जरूर करें। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कंसल्टेशन के बाद प्रेस्क्राइब्ड दवाई ही बच्चों को दें और उसी तरीके से उनका इलाज करें। डॉक्टर अंजलि, वायु प्रदूषण को लेकर हम बात कर रहे थे, सांसों, क्योंकि वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर भी खतरनाक स्तर पर है। जो मैंने सवाल किया था कि अब बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और आमतौर पर देखिए, क्योंकि हम भी जब बाहर निकलते हैं और ख़ास करके दिल्ली के वातावरण में, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। ऐसे में बच्चों को किस तरह से बचाकर रख सकते हैं, क्या सावधानी बरतें?
देखिए बच्चों को इसमें एक तो हम मास्क लगा सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम बच्चों को बाहर का जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसमें कम से कम एक्सपोज करें। जी ऐसे में बच्चों को घर पे रखने की सलाह दी जाती है और खुले में ना हो घूमे। जी। तो मास्क का उपयोग किया जा सकता है, और खुले में ना घूमें, घर पर ज़्यादा नहीं। ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी होंगी ताकि बच्चे जो पॉल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारी है उससे कहीं ना कहीं खुद को बचा कर रख सकें, कोई इस तरह की बीमारी ना हो। गिरवाल साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि आमतौर पर जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, फिलहाल अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में किस तरह के कदम, या यूं कहें कि बच्चों के लिए किस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, या इसकी तरफ क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बच्चों के लिए ऐसा है कि एक तो जो बीमारी आजकल जो सांस की बीमारी वगैरह चल रही है, तो जी उसके लिए ये है कि बच्चों का एक तो जो टाइम से जो टीकाकरण वगैरह है, वो कराया जा रहा है। दूसरा इसमें ये है कि जो बच्चों की जो हमारे पास जो जो बच्चों विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनके भी ठीक सारे तरह से वो वार्ड्स वगैरह यहाँ बनाए गए हैं। और उसके रिगार्डिंग जो है, उनके माता पिता को जैसे बच्चों को दिखाने के लिए अस्पतालों में आते हैं, तो उनको भी ठीक सलाह दी जाती है कि मतलब कि जो बच्चों को कैसे अपने पोल्यूशन से या जो सर्दी के जितनी बीमारियां होती हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। जी, चलिए ठीक है गिरवाल साहब। आमतौर पर जो ये इस तरह की बीमारियां होती हैं इसमें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो कहीं ना कहीं परिजनों के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी बन जाते हैं। ऑटिज़्म का हम जिक्र करते हैं। ऑटिज़्म किस तरह की बीमारी है, और क्योंकि आमतौर पर बच्चों में देखी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, इसमें ये है कि जैसे बच्चों को जैसे आजकल के मौसम में जैसे जुकाम वगैरह है वो लग जाता है, या जो खांसी वगैरह होती है, तो उससे भी ये जो है ऑटिज्म वगैरह की बीमारी कई बार आ सकती है। तो उसमें सबसे पहले जो उसमें जो मेन प्रॉब्लम ये है कि उनको यही चाहिए कि बच्चे को कि मतलब कि जो ठंड से काफ़ी अगर बचाव रखेंगे, तो बच्चे को जो बुखार और जो जुकाम की बीमारी है जिससे जो सीधा कान पर असर पड़ता है, जी वो नहीं होगा। जी। डॉक्टर अंजनी, ऑटिज्म को लेकर सवाल आपसे, किस तरह की ये बीमारी, इसको ज़रा समझाइएगा, और किस तरीके से इसका इलाज संभव है? देखिए ऑटिज्म जो बीमारी है, ये नॉर्मली इसको बोलते हैं कि बच्चा अपने आप में ही रहता है, जी क्योंकि ये एक सोशल डेवलपमेंट का इशू है। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या है कि किसी से बात नहीं करना चाहते और वो अपनी दुनिया के अंदर ही रहना चाहते हैं। जी ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें ये डायग्नोज करना कई बार मुश्किल होता है। जब आप अपने बच्चे को देखें कि वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, आंखें से आंखें नहीं मिलाना चाह रहा है, या अपने ही दुनिया में रहना चाह रहा है, तो उसमें हम शक कर सकते हैं कि ये बच्चे को शायद ऑटिज्म है, जी और इसके लिए एक एक्सपर्ट की राय ली जाए। और इसके अंदर बिहेवियर थेरेपी और कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है बच्चों को, जिसमें थोड़ा थोड़ा उनको बच्चों के साथ बिठाना मिलाना इस तरह का किया जा सकता है। जी। क्या जिस तरह से आपने बताया कि साइकोलॉजिकल थेरेपी भी इसमें होती है, तो इसे मेरा सवाल ये है कि इसको क्या समझा जाए? इसको एक बीमारी के तौर पर ट्रीट किया जाए, या फिर इसको एक साइकोलॉजिकल कंडीशन के तौर पर देखा जाए? नहीं, ये बीमारी भी मानी जाती है वैसे, जी लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल ही है। जी। चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेहान चांदनी चौक से हमारे साथ हैं। रेहान, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर एक्चुअली क्या है, मेरा छोटा बच्चा है, जी मतलब 4 साल का है अप्रॉक्स, और उसको मतलब वो बीमार बहुत रहता है। कभी फीवर आ जाता है, कभी कुछ, एक्चुअली कमज़ोर है वो। जी तो डॉक्टर्स ने जितने भी टॉनिक्स लेके सब कुछ सारा ट्रीटमेंट करा दिया है। उसको बोला है कि फूड सप्लीमेंट्स दें, वो भी सारा दे दिया। फ्रूट्स के जूसेस पिलाएं, वो भी हम किसी तरीके से टिप करके पिलाते हैं। मदर का दूध पिलाएं, वो अच्छा रहता है। गाय का दूध भी दे रहे हैं उसको। उसके बाद भी ना उसकी जो हेल्थ है ना वो सुधर नहीं रही सर। एक्चुअली हेल्थ उसकी क्या है, वो पतला दुबला है, मतलब मोटा नहीं हो पा रहा, हेल्दी नहीं हो पा रहा, और कफ एंड कोल्ड उसको हमेशा से रहता है। तो मुझको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि एक लॉन्ग ट्रीटमेंट 1 साल से भी उस बच्चे का करा रहा हूँ मैं, और सीज़न आते हैं जैसे अक्टूबर का समय आता है तो और ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, कोल्ड और कफ ज़्यादा पकड़ लेता है उसको। डॉक्टर अंजनी। देखिए,
नॉर्मली बच्चों को क्या है कि कुछ बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है या वो ज्यादा बार बीमार पड़ते हैं। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा एक बार बीमार होने के बाद ठीक हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है और वो रोगों से ठीक हो रहा है। जी ऐसे में हम बच्चे की ग्रोथ देखते हैं। नॉर्मली पेरेंट्स का क्या रहता है कि उनका कंसर्न सिर्फ वेट पे रहता है और हमें बच्चे की वेट के अलावा अगर वो उसकी एक्टिविटी अच्छी है तो हम उसका ध्यान रखते हैं कि बच्चा हमारे हिसाब से स्वस्थ है। अगर उसको 5-6 बार कोई वायरल इलनेस हो रही है, कई बार ये नॉर्मल होती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि अगर आपके बच्चे का वजन अच्छा है तो वो हेल्दी है। जी आपका बच्चा एक्टिव है, खा पी रहा है, खेल कूद रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कई बच्चों को 5-6 बार ऐसी इलनेस होती है, थोड़े टाइम के बाद ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप एक ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन पूरा करवा लीजिए बच्चे का, उससे काफी बचत रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रियान। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर, ऑटिज्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से आपने बताया कि बीमारी के तौर पर भी ये माना जाता है और कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी इसमें होती है, तो क्या अगर कोई बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो क्या ये बीमारी पूरी तरह से क्योरेबल है? किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, अगर अगली स्टेज के अंदर हम बच्चे को डायग्नोज कर लेते हैं जी तो इसके अंदर कुछ बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, फैमिली को भी काउंसिल किया जाता है और बच्चे के इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिससे काफी हद तक बच्चा ठीक हो जाता है। जी ठीक है सर। देवेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक भतीजा है और वो ज़्यादा बीमार रहता है। जी हाँ, डॉक्टर्स को भी दिखाया और कई बार सलाह भी ली, लेकिन वो ये कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जी किस तरह की बीमारी देवेंद्र आपके भतीजे को है? सर बुखार है, खांसी है, जी। ये होते रहते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वो ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिर वो ये कि बेड पर तक पकड़ लेता है। जी ठीक है, गिरवाल साहब। ये देखिए, जैसे उन्होंने प्रॉब्लम बताई है उसमें पहले वही डॉक्टर साहब ने कुछ सही बताया कि सबसे पहले बच्चे का जो वैक्सीनेशन वगैरह जो है उनका वो उसका एक तो पूरा चेक करना चाहिए कि पूरा है। दूसरा थिंग जो इसमें जो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और बताया कि उसको बीमारी जो है उसका रिलेशन इम्यूनिटी से भी है। उसके लिए रिगार्डिंग जो है एक तो टाइम भी डॉक्टर को आप दिखाते रहें। दूसरी बात जो बच्चे की इम्यूनिटी है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि दवाइयों के अलावा बच्चे का जो खान पीन है और जो इम्यूनिटी है उसकी पावर को भी इंक्रीज करना पड़ता है, जिसके लिए मतलब कि आपको जो बच्चे का जो प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सबसे मिली हुई चीज़ें जो है बना के देनी चाहिए, ताकि बच्चे की बीमारी को कवर अप करने के लिए वो जो इम्यूनिटी है वो भी साथ उसका। जी ठीक है। शुक्रिया देवेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर गिडवाल, एक सवाल मेरा, क्योंकि ऑटिज्म पर हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी हैं कि जो जिस तरह से डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का एक टर्म है, क्या ये उसी श्रेणी में आते हैं या कुछ और, ये किसी और तरह की बीमारियां हैं? लेकिन न्यू डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो हैं कि ठीक है, यहाँ कुछ बीमारियां हैं जो उसमें आती हैं, मतलब जैसे उसके लिए आप जैसे बच्चे को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शुरू से उसका पता लग जाए तो उसका हम ट्रीटमेंट टाइम भी स्टार्ट भी कर सकते हैं। कुछ बीमारियां साइकोलॉजिकल भी होती हैं, जिससे मतलब जैसे बच्चों को जैसे काफ़ी बच्चे जो हैं कि मतलब कि जो काफ़ी अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं या बिल्कुल सोसाइटी से अलग रहते हैं, तो उससे बच्चों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी होती हैं और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसके ये ऑटिज्म की बीमारी होती है। तो इसको टाइमली अगर डायग्नोज कर लिया जाए और टाइमली इसको अगर जैसे प्रॉपर पेरेंट्स की काउंसलिंग या प्रॉपर डॉक्टर का विजिट वगैरह अगर हो तो उसमें जो बच्चे में सुधार आ सकता है। जी ठीक है। डॉक्टर अंजनी, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए मानसिक और शारीरिक विकास में जो दिक्कतें आती हैं उनसे जुड़ी हमने बात की, लेकिन आमतौर पर आजकल ये भी देखा जाता है कि हृदय संबंधी कुछ बीमारियां भी बच्चों में देखी जाती हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ये हृदय संबंधी जो बच्चों में बीमारियां होती है उनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। जी नॉर्मली बच्चों के अंदर बाई बर्थ ये बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हम इसको बोल देते हैं कि कोई हृदय में छेद हो जाना या आपस की नलियों का गंत जुड़ जाना। जी तो ये सब जो बीमारियां होती हैं, इनकी जो प्रेजेंटेशन है
ज्यादा जो सीरियस बीमारी होती है वो बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद पता लग जाती है। जी कुछ बीमारियां 3 महीने या 6 महीने से, और कुछ बीमारियां 1-2 साल में पता लगती हैं। जी आजकल अपने इंडिया के अंदर काफी बीमारियों का इलाज संभव है और काफी सेंटर अब बन गए हैं जिनके अंदर इसका इलाज हो सकता है। जी ठीक है सर। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, गिडवाल साहब से मैंने सवाल किया था, हरियाणा की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या कुछ कदम उसमें उठाए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमारी जो हरियाणा जो पेरिफेरीज हैं उसके अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने आपने अभी बात की कंजेनिटल डिसऑर्डर्स की बात की, जी तो उसमें हमारे जो हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे इसमें आशा वर्कर्स भी होती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी होती हैं, साथ में हमारी एएनएम्स वगैरह भी होती हैं। तो जैसे हम फील्ड वगैरह में विजिट करती हैं तो उनका बच्चों का टीकाकरण भी किया जाता है फील्ड में। और बाकी जैसे जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं जी या और की बीमारी अगर होती है तो उसका पता लगाया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स भी होते हैं, जी जिनके साथ उनकी डिफरेंट हॉस्पिटल जो अटैच हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट सर्विसेज दी जाती हैं। तो उनमें उन पेशेंट्स को पेरिफेरी से लेके वहाँ पे रेफर किया जाता है और उनका इलाज भी किया जाता जी अंजलि जी, यही सवाल आपसे। देखिए आजकल जो समय पहले था और आज तक में बहुत फर्क आ गया है। जी अगर मैं आपको कुछ डाटा से बताऊं तो आज से लगभग 15 साल पहले जब हमारे हॉस्पिटल की जो नर्सरीज होती थी, जी नवजात शिशु कक्ष होता था, उसके अंदर बर्थ एस्फिक्सिया जैसी बीमारियां जो कि होम डिलीवरी के कारण होती है, करीबन 50 से 60% बच्चे एडमिट रहते थे। और आज की डेट में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिलीवरी का जो इतना बढ़िया हो गया है, हर डिलीवरी हॉस्पिटलाइज है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो हमें ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अब बच्चों के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये भी काफी कम हो गया है, जी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये भी काफी कम हो गया है। और डेफिनेटली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और अच्छा पब्लिक सेक्टर डेवलप हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। एक और मेरा सवाल, क्योंकि देखिए जो स्थिति थी, कुपोषण एक बड़ा चैलेंज था, साथ ही साथ पोलियो एक चैलेंज बनकर उभरा था, हम कितना इन चुनौतियों से पार पा पाए? देखिए जो पोलियो है वो तो अब इरेडिकेट ही कर दी गई है। जी तो इंडिया के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम इस बीमारी को खत्म कर पाए हैं। जी जहाँ तक जो कुपोषण की बात है, ये एक सोशल इंडिकेटर है कि लोगों का हमारी जो सोसाइटी के अंदर गरीबी कितनी है, लोगों का व्यवहार कैसा है खाने पीने के, डे बाई डे ये इम्प्रूव हो रहा है। और अब गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम है, जैसे मिड डे मील है, जिसके अंदर बच्चों को स्कूलों के अंदर ही प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ा है। साथ में गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जो ये कीड़ों की दवाई देते हैं, पेट में कीड़ों की दवाई देते हैं, जी आयरन सप्लीमेंटेशन है, इनसे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन डेवलप हुआ है और बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस काफी अच्छा इम्प्रूव। जी बिल्कुल। गिडवाल साहब, एक सवाल मेरा ये भी, क्योंकि देखिए जो बदलता लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, वो युवा पीढ़ी के लिए तो एक चैलेंज है ही, बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और उससे चुनौतियां बढ़ रही है। छोटी उम्र से ही मोबाइल का इस्तेमाल करना, रेडिएशंस आंखों पर पड़ना और जंक फूड ज़्यादा इंटेक करना, ये एक कई तरह की चुनौतियां, इनसे किस तरह से बचना चाहिए और कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आजकल जो पहले जो हमारी जनरेशन थी उसमें ठीक है, पहले मोबाइल्स वगैरह या लैब्स वगैरह लैपटॉप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, जी तो उस जनरेशन में लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों के अंदर काफ़ी कम होती जा रही है। जी जितने भी अब जो गेम्स वगैरह था, पहले हम लोग बाहर खेला करते थे, वो बच्चे अब सिर्फ मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे देखते हैं। तो उससे सबसे पहली बात तो यही सबसे ज़्यादा जो असर है उसको आंखों पर पड़ता है। जो चश्मे वगैरह जो बच्चों को मतलब कि बिल्कुल स्टडीज़ का काफ़ी लेट लगने चाहिए तो बहुत पहले लगने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड थिंग उसमें जो उनका फिजिकल जो बिल्डअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उससे ख़राब होता है। जी तो उन सब चीज़ों को देखते हुए तो ये जो काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे जो मतलब कि जो लेट एज में आती, काफ़ी हमारी लेट एज में आती हैं, वो बच्चों को पहले पकड़ लेती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है कि जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स का जितना भी है जी थोड़ा सा यूज़ थोड़ा सा कम करें, जो बहुत ज़रूरी हो तो उसको आप इस्तेमाल करें, और बाकी इन चीज़ों से जितना आप दूर रह सकें ज़्यादा बेहतर।
ठीक है सर, वक्त मेरा कार्यक्रम का आज खत्म हो गया है। टीसी गिडवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। आज आपका डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।